गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, क्लास है आपकी 9th और डेट है 16 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसकी पुनरावृत्ति चल रही है, हमारी रिवीजन चल रहा है, उसका हमारा थर्ड पार्ट है। आज भी हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है हमारा, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। इनके हम आंसर देख लेते हैं। ये हमारे इतने सारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद हमारा एक अनुच्छेद भी दिया गया है और ये हमारे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक दलीय शासन व्यवस्था। इसमें केवल एक ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकता है और अपनी सरकार बना सकता है। ठीक, कई सारे देश हैं जैसे कि चाइना है, वहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। जिसे भी चुनाव लड़ना है उसी पार्टी की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, एक पार्टी होगी तभी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी एक ही राजनीतिक दल होता है वहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे का फर्स्ट का ये। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, इसका आंसर है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है प्रेस का पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर होना। ठीक है, पूर्ण रूप से, यहाँ आप लिख देंगे, प्रेस का पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर होना क्या कहलाता है, प्रेस की स्वतंत्रता कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, दो या दो से अधिक दलीय व्यवस्था को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। या तो दो हों या दो से अधिक दल हों, तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर एक बार हम देख, इसमें हमसे पूछ रहा है, हमारे देश भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था है। राजशाही व्यवस्था है, नहीं। तानाशाही व्यवस्था है, नहीं। दो दलीय व्यवस्था है, नहीं। क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, कई सारे दल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। इसका आंसर भी हम एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा, जिस शासन व्यवस्था में बिना चुनाव के ही राज परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति ही शासक बनते हैं, राजशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चुनाव नहीं होते, जो राज परिवार होता है वो जन्म के आधार पर शासक बनते चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, राजशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। अरब के देशों में ऐसी व्यवस्था आज भी लागू है। नेक्स्ट है हमारा, अब है अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे हम, उसके बाद उनके उत्तर देंगे। अनुच्छेद दिया गया है हमारा, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो और उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली से का है। इसका मतलब है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है, चाहे तो आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, चाहे आपकी बिल्कुल पावर नहीं है, सबका मतलब फैसले लेने के लिए सबसे विचार विमर्श किया जाना और उनकी सहमति लिया जाना। यही क्या है, हमारा लोकतंत्र का में फैसले लेने का मतलब होता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यही होता है। ठीक है, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक फैसले में। उसके बाद है, यह बात सरकार या परिवार या अन्य किसी संगठन पर भी लागू होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक फैसले केवल सरकार में ही नहीं लिए जाते, हमारे परिवार में भी लिए जाते हैं। कई सारे जो आसपास के संगठन देखे होंगे उनमें भी लिए जाते हैं। परिवार का मतलब है, मान लो कोई सामान खरीदा जा रहा है घर के लिए, तो सब लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, क्या क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। ठीक है, किसकी क्या पसंद है, इस तरीके से, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, चाहे किसी की कोई पावर है या नहीं है, किसी पे पैसे हैं या नहीं है, सबसे पूछा जाता है। तो यही होते हैं लोकतांत्रिक फैसले। अब हम इसका प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक फैसले से आप क्या समझते हैं। तो इसका हम उत्तर करेंगे। अब इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, लोकतांत्रिक फैसले का अर्थ है उस फैसले से प्रभावित सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करके तथा उनकी सहमति से फैसला लेना। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी है। इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, लोकतांत्रिक फैसले में बेहतर और निष्पक्ष फैसला लेने के लिए विचार विमर्श जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे अनुच्छेद का, अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बताइए कि लोकतांत्रिक फैसले लेने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर फैसले लिए जाते हैं, निष्पक्ष फैसले लिए जाते हैं, आपसी भाईचारा बना रहता है। जब हम सबके साथ विचार विमर्श करके फैसले लेते हैं तो सबकी जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो इसलिए भाईचारा भी बना रहता है, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका,
दैनिक जीवन से लोकतंत्र का एक उदाहरण दीजिए। मैंने जब हम अनुच्छेद पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था क्या उदाहरण दे सकते हैं हम। घर के लिए कोई नई चीज़ खरीदते समय सभी के साथ विचार विमर्श करना, ये भी क्या है, एक लोकतांत्रिक उदाहरण है दैनिक जीवन का हमारा। अब है हमारे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखने में कैसे अपनी भूमिका निभाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? प्रेस सरकार के सभी फैसलों का निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। जो हमारी मीडिया होती है, ये जो सरकार के फैसले हैं उस पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, सर जनता के हित में है या नहीं है, इस तरह की आपने डिबेट सुनी होंगी। इस तरह के मूल्यांकन जो करती है वो प्रेस करती है। कब करती है? जब वो स्वतंत्र हो। ठीक है, ऐसा स्वतंत्र प्रेस ही ऐसा कर सकती है। अगर प्रेस किसी के दबाव में है तो ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा है, स्वतंत्र प्रेस अपनी कार्य प्रणाली से जनता को जागरूक करती है। यानी कार्य प्रणाली में जो भी काम करती है, जिस तरह की वो डिबेट करती है, उससे क्या करती है, जनता को जागरूक करने का काम भी करती है, जिससे हमें लोकतांत्रिक माहौल जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद है, सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर करती है। सरकार की कमियों को, ठीक है, जनता के सामने उजागर करती है। जो भी सरकार की कमियां हैं उन्हें जनता के सामने रखती है। जो कौन रखती है? मीडिया ही रखती है। हमें मीडिया से ही पता चलता है इन सब चीज़ों का, जिससे कि सरकार होता क्या है और ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाती है, जो उसकी कमियां हैं उनमें सुधार कर पाती है। उसके बाद है हमारा, इसीलिए प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो लोकतांत्रिक माहौल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है, महिलाओं के विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या भूमिका रही है। इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, महिलाओं के विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैसे रही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महिलाओं को एक समान अधिकार दिए जाते हैं, यानी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को। कहाँ पर? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। लेकिन जहाँ पर तानाशाही होती है, जहाँ पर राजशाही होती है, राजतंत्र होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अरब के देशों में आज भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, भले से ये कितने भी अमीर देश हों। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर है, संभव है? ऐसा लोकतांत्रिक देशों में है। जैसा हमारा देश है, भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, फ्रांस है, सब जगह उन्हें बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। उसके बाद है, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था करके उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह भी कहाँ संभव है? लोकतांत्रिक देशों में ही ऐसा संभव है। अगर किसी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है तो वह उन्हें आरक्षण की व्यवस्था करके उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। फिर हमारा, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे उपबंध किए जाते हैं जो कि संवैधानिक तौर पर भी होते हैं। बहुत सारे नियम कानून बना दिए जाते हैं जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। कहाँ पर संभव है? ये भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। उसके बाद, महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रकार की विशेष योजनाएं भी चलाई जाती हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे कि उनका विकास होता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, कैसे? इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन होता है। जो शासन है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का है, तो फैसले किसके हित में लिए जाएंगे? जनता के हित में लिए जाएंगे। जनता को जिन भी चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों की जो पूर्ति करना सरकार का दायित्व बन जाता है। उसके बाद, इसलिए सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और सभी फैसले जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अमीर से गरीब से अमीर तक सभी को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। विशेषकर गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अलग से योजनाएं चलाई जाती हैं। विपक्षी दल भी सरकार के सामने जनता से जुड़ी समस्याओं को रखते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। ठीक है, गरीब जो लोग होते हैं, गरीब वर्ग है हमारा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं, राशन के द्वारा सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है, इस तरह की योजनाएं हो गई। ठीक है, और मिड डे मील के तहत स्कूलों में भी गरीब बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सारी योजनाएं चलाई जाती हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप क्या योगदान करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम
नियम और कानूनों का पालन करेंगे, यानी जो संविधान में दिए गए हैं उन सब नियम कानूनों का पालन करेंगे। भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। शिक्षित और बेहतर जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। जो अपना जनप्रतिनिधि है उसे किसे चुनेंगे? शिक्षित और एक बेहतर जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, ठीक है। और जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे मजबूती मिलेगी। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।